Assalamu alaikum guys, you are watching Motivational SHF and now I am here to tell you about how to study chapter number 2 the cell and function। पार्ट 1 में मैंने आपको जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स तक बता दिया था। आज मैं आपको बताऊंगी साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिस, इसके बारे में आपने क्या कुछ याद करना है और कितना कितना याद करना है फ्रॉम गाइटन। ठीक है, और जब आप गाइटन को एक दफ़ा, मैंने आपको बात बताई थी कि अगर आप गाइटन से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं सारा, तो लास्ट में आप फिर जो आपने जो भी शॉर्ट बुक रखी है या शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ना, उधर से आप ज़रूर गो थ्रू करें। इस तरह फिर आपको जब रिवीजन करेंगे तो आपको ईजी रहेगा। जब आप SCQ लिख रहे होंगे तो आपको मेन पॉइंट्स पर याद आएंगे। अगर आपने, क्योंकि गाइटन को अगर आप 2-3 दफ़ा भी पढ़ लेते हैं ना, लेकिन आपने उसके कंसेप्ट नहीं बनाए और उससे जो है वो पॉइंट्स में नहीं ना लिखा हुआ, तो आप जब SCQ के लिए अटैम्प्ट करेंगे उसको, तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। आपके दिमाग में मटेरियल ज़्यादा होगा, लेकिन उधर लिखने के लिए जो होगा और टाइम मैनेजमेंट, वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें तो अगर फिजियो है, लेकिन गाइटन है BDS फर्स्ट ईयर में, जैसे अगर देखा जाए तो पूरी गाइटन है, तो पूरी गाइटन में अब हम सारी तो याद नहीं रख सकते, तो इसलिए उसके मेन पॉइंट्स हैं। तो आप यही है कि आप उसको जो है, जब चैप्टर को एक दफ़ा गो थ्रू करेंगे, अगर आपने एक दिन में आधा चैप्टर पढ़ा है तो उस आधे चैप्टर को जो है वो आप इस तरह से याद करें कि आप SCQ के लिए जब अटैम्प्ट करने लगें तो आपको मेन पॉइंट्स याद हो। ठीक है, आप साथ साथ उसके नोट्स बनाते जाए। जैसे अपने साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिस है, इसके बारे में आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने पढ़ना है। तो अगर आपको मैंने बताया है इसके फंक्शंस ये हैं, जैसे कि गोल्गी एपरेटस आ जाता है, तो गोल्गी एपरेटस के आपको फंक्शंस 5-6 फंक्शंस आपने एक अलग पॉइंट में लिख लेना है, ताकि आपको SCQ आए गोल्गी एपरेटस के फंक्शंस क्या हैं, तो सिर्फ वो 5 पॉइंट्स लिखें, ना कि ये सारा टॉपिक लिखने बैठ जाए। ठीक है, वो 3-4 पॉइंट्स आप लिखें। अगर आपसे कोई वाइवा में पूछता है तो वो भी इसी बेस पे होता है कि आप उससे गोल्गी एपरेटस का अगर फंक्शन पूछ रहे हैं तो सिर्फ फंक्शन उसके बताएं। अगर ये नहीं कि आप इसके पहले ये सारा कुछ इस तरह से गोल मटोल बताना, क्योंकि इधर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, कुछ चीज़ें जो है वो आगे पीछे लिखी हैं, कुछ इधर फंक्शंस लिखे हुए हैं, कुछ आगे फंक्शंस लिखे हुए हैं, तो इसलिए आप इसको जो है वो एक अलग जगह पे जो है वो लिख लें, चाहे स्टिकी नोट्स में जो है इसको लिख लें। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि साइटोस्केलेटन एंड इज ऑर्गेनेलिस, साइटोप्लाज्म एंड इज ऑर्गेनेलिस। सॉरी, तो इसमें आपने साइटोप्लाज्म याद रखना है कि क्या है, ये MCQ में पूछ लेते हैं। जाली लाइक प्रोटीन जो है ऑफ द साइटोप्लाज्म इन द वो क्या है, तो वो साइटोसोल है। ठीक है, ये पूछा जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिस कौन कौन सी हैं, ऑर्गेनेलिस के नाम आपने याद रखने हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये डेफिनेशन है, ये आपने याद रखनी है। देन आपने इसकी जो है ये याद रखना है, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इसको आपने ज़रूर पढ़ना है एक दफ़ा। उसके बाद आपके पास जो है ये, इसको आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। इसके फंक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट पेज पे लिखे होते हैं। इसके आपने मेम्ब्रेन बतानी है कौन सी है। ठीक है, उसके बाद इसकी लोकेशन और फंक्शन, इन 3 चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद राइबोसोम एंड ग्रैनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसकी टाइप्स आ जाती हैं, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर। ये इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पूछा जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मोस्टली वो यही पूछते हैं कि इसकी टाइप्स क्या हैं और उनकी टाइप्स के फंक्शंस क्या हैं। तो इसकी 2 टाइप्स हैं, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर। जो ग्रैनुलर होती है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो ए ग्रैनुलर होती है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होती। इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है, इसमें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही होती। यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स याद रखने हैं, और डिग्रेडेशन ऑफ वॉनआउट और ग्रैनुलिस में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। ये 3-4 पॉइंट्स आपने इसके ज़रूर याद रखने हैं। ये भी इसका फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये भी आपने पढ़ लेने हैं। दैन गोल्गी एपरेटस आ जाता है। गोल्गी एपरेटस की आपकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इसके फंक्शंस का पता होना चाहिए। और अक्सर वाइवा में जो है वो पूछते हैं कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स क्या है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के बारे में पूछना है, और उनको ये भी पूछ सकते हैं कि उसका दूसरा नाम क्या है, तो वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स भी हम उन्हें कहते हैं, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स को। ठीक है, और आपने कभी कभी कोई बच्चे सारा बोलने शुरू हो जाते हैं तो समझ नहीं आती, लेकिन टीचर ने बस ये पूछा था कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो है उनका दूसरा नाम क्या है या उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिस फेज ट्रांसफेज, ये नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, आपने उधर से एक दफ़ा पढ़ लेना है। उसके बाद लाइसोसोम्स आ जाता है। लाइसोसोम्स के आपको फंक्शंस आने चाहिए, इसकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए। उसके बाद जैसा कि हमारे पास, हाँ, ये भी आपने ज़रूर याद रखना है कि लाइसोसोम्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम्स दैट अलो सेल्स टू डाइजेस्ट। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने ज़रूर याद करने हैं। ये कभी कभी हो तो टीचर्स जो हैं वो उसमें SCQ में दे देते हैं, और कभी कभी MCQ में भी आ जाता है।
उसके बाद आपने ये याद रखना है इसके हाइड्रोलेज डाइजेस्टिव इंजाइम इसमें प्रेजेंट होता है। हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन हाइड्रोलाइज करता है अमाइनो एसिड्स को, ग्लाइकोजन जो है वो हाइड्रोलाइज करता है ग्लूकोज को, लिपिड्स हाइड्रोलाइज करते हैं फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल को। ये आपने एमसीक्यू के लिए ज़रूर पढ़ लेना है। हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स आर हाईली कंसनट्रेटेड लाइसोसोम्स, ठीक है, ये आपने ये ज़रूर याद रखना है। इसके फंक्शंस याद रखने हैं, ये इसके फंक्शंस में ही आ जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स हैं और प्रोटीन हाइड्रोलाइज कर रहा होता है अमाइनो एसिड को, ये सारा इसके फंक्शन में आ जाता है। पैरोक्सिज्म जो है इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑक्सीडेज कंटेन कर होते हैं, ठीक है। ये ज़रूर जो है वो एमसीक्यू पूछते हैं कि पैरोक्सिज्म और लाइसोसोम में डिफरेंस क्या है, तो उसमें यही डिफरेंस है कि जो लाइसोसोम्स हैं उसमें हाइड्रोलिटिक इंजाइम होता है और जो पैरोक्सिज्म है उसमें ऑक्सीडेसिस इंजाइम होता है, ठीक है। ये इसका मेन डिफरेंस है। उसके बाद इसके फंक्शंस आपने पढ़ लेने हैं। उस पर सेक्रेटरी वेसिकल्स भी पूछते हैं कि क्या होते हैं और उनके फंक्शंस क्या हैं, तो यह भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके फंक्शंस पूछे जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो फर्स्टली जो आपने बताना है तो वो यही बताना है पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। बहुत से बच्चे बाकी सारा बता देते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल को नहीं बताते और टीचर्स पूछते रहते हैं और इसके फंक्शन क्या हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल जो है वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देन आपने इस सारे को रीड करना है, इसका डायमीटर ज़रूर पढ़ना है और इसकी कंपोजिशन ज़रूर याद करनी है आपने। उसके बाद एटीपी की प्रोडक्शन किस तरह से होती है ये आपने याद करनी है, और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेल कौन सी है, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया है, यह भी एमसीक्यू में आता है। और एटीपी के बारे में ज़रूर पूछते हैं कि इसकी जो है वो फॉर्मेशन किस तरह से होती है एटीपी की। उसके बाद ये कुछ मैंने इसके फंक्शंस जो हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको जो है वो नोट आउट कर लें कि एटीपी सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, इन एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं, स्टोरेज करते हैं कैल्शियम आयंस की, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, और जो पैरोक्सिसोम है वो भी सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, ठीक है। उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया एंटर लिवर, इसमें ये इन्वॉल्व होती है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके लिए 3-4 फंक्शंस हैं, ये आपने ज़रूर याद कर लेने हैं। उसके बाद आ जाता है सेल साइटोस्केलेटन, फिलामेंट्स एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये भी ज़रूर वो पूछते हैं। अक्सर ये ना एमसीक्यू में ही आता है, एससीक्यू में इतना मोस्टली नहीं आता। एससीक्यू में मोस्टली सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स जो है उसके फंक्शंस आते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर एससीक्यू में आता है। एटीपी के प्रोडक्शन का पूछ लेते हैं और फंक्शन ही ज़्यादा आते हैं एससीक्यू में, प्रॉफ में, ठीक है। बाकी ये सारा एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लार्ज नंबर ऑफ एक्टिन एंड, ठीक है। उसके बाद आपने ये सारा जो इसको रीड आउट एक दफ़ा कर लेना है कि ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किस में है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर किस में नहीं है, ट्यूबुलिन प्रोटीन किस में प्रेजेंट है, ये आपने याद रख लेनी है। और प्राइमरी फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी आ जाता होता है एमसीक्यू में कि क्या है, तो वो आपने बताना है कि ये एक्ट करता है एज ए साइटोस्केलेटन, और साइटोस्केलेटन के आगे से फंक्शंस हैं, ये आपने याद रख लेना है। न्यूक्लियस का याद रख लेना है, इसमें जीन्स माइटोसिस कौन सी है, माइटोसिस की डेफिनेशन आपने याद रख लेनी है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप भी कहते हैं, और ये एक्चुअली सेपरेट करती है 2 बाइलेयर मेम्ब्रेन को, ठीक है। 2 बाइलेयर मेम्ब्रेन इसमें, ये आपने ज़रूर एक दफ़ा एमसीक्यू के लिए रीड आउट कर लेना है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस डायग्राम्स आपने एक दफ़ा देख लेनी है। इसको फंक्शंस आपने याद रखने हैं। इसका न्यूक्लियर पोर्स याद रखना है, ये भी पूछना है न्यूक्लियर पोर्स क्या है, न्यूक्लियर इन्वेलप क्या है, और इसका डायमीटर क्या है। न्यूक्लियाई एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, ये भी अक्सर वाइवा क्वेश्चन में पूछते हैं कि न्यूक्लियाई ऑफ द राइबोसोम्स क्या है, ठीक है। न्यूक्लियोलाई क्या है और राइबोसोम्स की फॉर्मेशन किस तरह से होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है कि फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम जो है वो किस तरह से होती है, ये आपने ज़रूर पॉइंट्स याद रखने हैं। जो भी आपको ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें लगें आप उसको पॉइंट्स में लिख लें, या आप अपनी शॉर्ट बुक साथ को ही रखें, उधर से आप शॉर्ट पॉइंट्स जो हैं उनको देखते जाएं, ठीक है। जब आपने बुक से आपने अपना कंसेप्ट ले लिया है, देन आप जो है वो शॉर्ट बुक पे जाएं, उधर से पढ़ लें। या पहले आपको बुक से लग रहा है कि गाइडन पे ज़्यादा लिखा हुआ है, मैं इसको पहले शॉर्टकट देखूं, और शॉर्टकट पहले बुक से देखें, शॉर्ट बुक से किसी से देख लें मेन पॉइंट्स, देन आप बुक पे आएँ और उधर से जो आपको शॉर्ट पॉइंट्स लग रहे थे वो आप यहाँ पर मार्क कर लें, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ द एनिमल सेल्स एंड, ये भी पूछते होते हैं फॉर द वाइवा क्वेश्चन, ठीक है। ये वाइवा क्वेश्चन के लिए आप एक दफ़ा बस रीड आउट कर लें। उसके बाद ये आ जाता है फंक्शंस ऑफ फंक्शनल सिस्टम ऑफ द सेल, ठीक है। इसमें यह है कि एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है, इसकी ये लिखा हुआ है एंडोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस क्या है, इसकी डेफिनेशंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ये एससीक्यू में ज़रूर आती हैं, प्रॉफ में, ठीक है। और एमसीक्यू में भी ये पूछते हैं, ये एमसीक्यू के लिए पोर्शन आपने ज़रूर याद करना है। उसके बाद पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस क्या है, पिनोसाइटोसिस जो है वो किस तरह से बनती है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ पिनोसाइटोसिस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड फैगोसाइटोसिस, इन दोनों का प्रोसेस आपने अच्छे तरीके से याद करना है विद डायग्राम, ये डायग्राम्स आपने ज़रूर याद करनी है।
ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ पिनोसाइटोसिस क्या है, ये आपने डायग्राम के साथ ज़रूर याद करना है। ये इसका प्रोसेस लिखा हुआ है, ये प्रोसेस आपने याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद फैगोसाइटोसिस भी आपने ये सारी याद करनी है और ये वाले पॉइंट्स ज़रूर याद करने हैं फैगोसाइटोसिस के। अक्सर वाइवा क्वेश्चन एंड SCQ जो है ये पूछा जाता है। फैगोसाइटोसिस अक्सर द फॉलोइंग प्रोसेस, ये इसका प्रोसेस है ये आपने। और ऑस्पोनाइजेशन जो है, ऑप्सोनाइजेशन, ये आपको MCQ में पूछी जाती है। ठीक है। ये आपने जो है वो वाइवा क्वेश्चन के लिए याद करनी है एंड देन SCQ के लिए आप देखें जैसा कि आपसे वाइवा में पूछा जाता है तो उधर इतना लंबा नहीं आपने सुनाना होता, सिर्फ मेन पॉइंट्स याद करने होते हैं। तो ये जो मैंने मार्क किया हुआ है ये आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है। जो मैंने मार्क की हुई है ये आप पॉइंट्स हेडिंग दे के ना तो आप लिख सकते हैं। जैसा कि अब ये है तो ये आपने इसके लिए हेडिंग दे दी कि पुशिंग होती है वेजिकल्स की। पहले क्या होता है, पहले सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स जो हैं वो अटैच होते हैं सरफेस लीजेंट के साथ। उसके बाद इन्वेजिनेशन होती है जिपर लाइक मैनर में। देन क्या होता है, पुशिंग होती है वेजिकल्स की इंटीरियर साइड पे और फिर पिंच ऑन होते हैं वेजिकल्स। और फिर क्या होता है कि कम्प्लीटली वेजिकल्स जो है सेपरेट हो जाते हैं। ये डायग्राम आपने देखनी है। ठीक है। इधर से आपको समझ आ जाएगी, ये आपने डायग्राम ज़रूर करनी है। ठीक है। इसकी डायग्राम ये है और पिनोसाइटोसिस की डायग्राम ये करनी है आपने और इसका मैकेनिज्म याद करना है। ये आपने याद करना है। ये रेसिडुअल बॉडी जो है ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। MCQ इधर से ज़रूर आता है। उसके बाद आपने ये याद करना है, ये ऑटोलाइसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑटोलाइसिस और ये इसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं ये वो पूछते हैं। ठीक है। लाइसोसोम, लाइसोफेरिन एंड हाँ यही दो हैं और हाइड्रोलाइसिस, ये 3-4 एंजाइम्स हैं। ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये SCQ में भी अक्सर पूछा जाता है और MCQ में भी पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीसाइक्लिंग ऑफ द ऑर्गेनेलिज ऑटोफेगी हम इसे कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने ज़रूर याद करना है। ठीक है। और उसके बाद सिंथेसिस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी अपरेटस, ये सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं उसके। ठीक है। पीछे जो था आपको इंट्रोडक्शन दिया होता है, ये ऑटोफेगोसोम, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस, रिसाइक्लिंग, ये आपने ज़रूर याद करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SCQ के लिए ना आए तो MCQ से ज़रूर आता है। देन आपने ये याद करने हैं इसके फंक्शंस। ये आप देखें इधर इतने ज़्यादा फंक्शंस लिखे हुए हैं, आप ये सारा तो नहीं याद करेंगे ना, तो आपने इसके मेन पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है। और आपने लिख लेने हैं जैसे अदर फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जितने भी फंक्शंस लिखे हैं आपने सारे गो थ्रू करने हैं और 5-6 आपने लिख लेने हैं, सिर्फ वो 5-6 आपने याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद और ऑटोफेगी अगर आपको जो है वो SCQ के लिए आता है तो आपने ये डायग्राम भी ज़रूर कर लेनी है। ठीक है। ऑटोफेगी या लिख के आपने डायग्राम ज़रूर बनानी है ताकि टीचर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े। उसके बाद आपने ये याद करने हैं इसके फंक्शंस। ठीक है। गोल्गी अपरेटस के अब इसकी सिंथेसिस कैसे हो रही है, इसके फंक्शंस कैसे हो रहे हैं। ये पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ये भी पूछते थे पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल कौन सा है, तो वो गोल्गी अपरेटस है। ठीक है। ये आपने ज़रूर याद रखने हैं MCQ के लिए। उसके बाद आपने जो है इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। ठीक है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड कर लेना है। ये भी सारा आपने रीड कर लेना है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजेस ऑफ द ATP फॉर द सेलुलर फंक्शन। ATP की प्रोडक्शन किस तरह से होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में लिखी है और यूजेस इसके कौन से हैं ये आपने 3 पॉइंट्स हैं, ये आपने यहाँ से याद कर लेने हैं। ठीक है। ये भी 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं और ये सारे एक दफ़ा बस रीड आउट कर लेना है। लोकोमोशन ऑफ द सेल, इसको बस रीड आउट कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। और प्रॉफ में जो है ये नहीं आता और BS फर्स्ट ईयर जो है उसका सिलेबस में भी लोकोमोशन ऑफ सेल जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। इसको बस आपने रीड आउट कर लेना फॉर कॉलेज टेस्टिस और एक दफ़ा इसका कंसेप्ट बस ले लेना। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये करना तो कर लें वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आपको नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।